इंट्रो खत्म। दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक फ्लैग को किसने बनाया और ओलंपिक फ्लैग में यही कलर्स क्यों, इसमें 5 ही रिंग्स क्यों और ये रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इन रिंग्स का मतलब क्या है, और एक बर्गर जो लाखों का है बट क्यों, साथ ही फ्लाइंग स्पाइडर्स देखिए क्या बिलियनियर्स जैसे एलोन मस्क किस उम्र में बिलियनियर बने। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे अगली वीडियो जल्दी ला, अभी ला, मुझे अभी चाहिए, ला अगली वीडियो बिल्कुल अभी, बिकॉज ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं इंफॉर्मेशन है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। फैक्ट नंबर 0, यस फैक्ट नंबर 0, हम 0 के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, और उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी है या नहीं, और अगर है तो उसमें कितनी बुक्स हैं। आई एम श्योर उसमें 1000 से लेकर 10,000 तक ही बुक्स होंगी, उससे ज्यादा नहीं। सो दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होंगी? अपनी इमेजिनेशन को कमेंट्स में लिखिए। सो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी इन टर्म्स ऑफ बुक्स। इस लाइब्रेरी में 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा बुक्स हैं। वाह, इतनी बुक्स से तो बुक्स का एवरेस्ट खड़ा किया जा सकता है। अगर इस लाइब्रेरी के टोटल एलिमेंट्स की बात की जाए, जिसमें बुक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी शामिल हैं, तो वो कुल मिलाकर 170 मिलियन यानी 17 करोड़ से ज्यादा होंगे। इस लाइब्रेरी में बहुत सारी एंशिएंट बुक्स भी हैं। दोस्तों ये लाइब्रेरी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड है। इस लाइब्रेरी को 24 अप्रैल 1800 में जॉन एडम्स द्वारा बनवाया गया था। जॉन एडम्स अमेरिका के सेकंड प्रेसिडेंट थे आफ्टर जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉन एडम्स वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टिल 1797 to 1801 और उन्होंने इस लाइब्रेरी में बुक्स को लाने के लिए $5,000 यानी लगभग 3,50,000 रुपए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी? फैक्ट नंबर 1, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर। दोस्तों आप एक बर्गर के लिए कितना पे कर सकते हैं? वैसे अगर लोकल एरियाज की बात करें तो लोकल एरियाज में बर्गर 20 रुपए में भी मिल जाता है, और दोस्तों अगर हम बात करें किसी रेस्टोरेंट की तो उसमें मिनिमम 50 रुपए में एक बर्गर मिल ही जाएगा। बट दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बर्गर कितने प्राइस का होगा? दोस्तों दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बर्गर नीदरलैंड्स में जेन डे वीन, जो कि एक शेफ और डे डाल्टन्स फूड आउटलेट के मालिक हैं, उन्होंने इस बर्गर का नाम द गोल्डन बॉय रखा है, और इस बर्गर की प्राइस 5,000 पाउंड यानी लगभग 4.5 लाख रुपए है। भाई इतने में तो मैं एक नई कार खरीद लूंगा। बट दोस्तों इस बर्गर का प्राइस इतना क्यों? दोस्तों ये कॉस्ट है इस गोल्डन बर्गर में लगाई जाने वाली सोने की पत्ती की। यस दोस्तों, इस गोल्डन बर्गर में लिटरली सोने की पत्ती लगाई जाती है। और दोस्तों इस बर्गर में बहुत हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें ट्रफल, किंग क्रैब, मछली के अंडे, डक एग, म्योनीज और डॉम पेरेगाइन शैंपेन का इस्तेमाल किया गया है। वैसे मुझे इनमें से आधी चीजों का तो पता भी नहीं है ये क्या है, मैं फिर मैंने आपको बताया। तो दोस्तों कौन इस बर्गर को खरीदना चाहेगा? 4.5 लाख रुपए का एक बर्गर। फैक्ट नंबर 2, अ फ्रूट बिकेम आर्ट वर्क। दोस्तों आप जब म्यूजियम में जाते हैं तो आपने ना जाने कैसे कैसे आर्ट वर्क देखे होंगे, बट क्या आपने कोई पाइनएप्पल आर्ट वर्क के रूप में देखा है, वो भी म्यूजियम में? यस दोस्तों, मई 2017 को 2 स्टूडेंट्स लॉयड जैक एंड ल्यूरी ग्रे ने प्रैंक करने के लिए एक पाइनएप्पल को म्यूजियम में टेढ़ा करके रख दिया, और फिर जब वो कुछ दिन बाद म्यूजियम वापस आए तो उन्होंने देखा कि पाइनएप्पल एक ग्लास के कवर से ढका हुआ है, और इसे देखकर वो खुद भी शॉक हो गए जब उन्होंने पाइनएप्पल को एक आर्ट वर्क बना हुआ देखा, और हजारों लोग उस पाइनएप्पल देखने के लिए भी आ रहे थे। और इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक पर इस इंसिडेंट को शेयर किया, और ये इंसिडेंट देखते ही देखते वायरल भी हो गया, और आप इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स और एनडीटीवी के आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको उनका ये मजाक? वैसे उन्होंने तो ये मजाक में कर दिया, बट आप सीरियस होकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड्स डार्केस्ट बेबीज। दोस्तों शायद आपने भी ये तस्वीर देखी होगी, जिसमें दावा किया जाता है कि ये दुनिया के सबसे डार्केस्ट बेबीज हैं, जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं। आपने इस फोटो को कई जगह देखा होगा, इस फोटो को इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी कई जगहों पर देखा होगा। बट दोस्तों क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये तस्वीर रियल नहीं है? दोस्तों इस तस्वीर में आपको जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो असली बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो पॉलीमर क्ले आर्ट से बनाए हुए हैं। ये सिर्फ डॉल्स हैं, ना कि बेबीज। बट मैं इतने दावे से कैसे कह सकता हूँ कि ये बेबीज नहीं डॉल्स हैं? दोस्तों इसलिए मेरे पास कई प्रूफ हैं। सबसे पहला, अगर आप इन बेबीज की आंखों को देखोगे तो वो भी काली हैं। बट दोस्तों इंसान कितना भी काला, गोरा या कैसा भी हो, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ
लाल मीन्स इंसान किसी भी कलर का हो, बट उनकी पीपल्स को छोड़कर उनकी आंख सारी की सारी सफेद ही मिलेगी, उसकी आंखों का कलर सफेद ही होगा। और इस तस्वीर में आंखों का कलर सफेद नहीं बल्कि काला है, जो कि इम्पॉसिबल है अभी के लिए। और दोस्तों इसके लिए दूसरा प्रूफ है लीला पियर्सन। लीला पियर्सन ही वो शख्स हैं जिन्होंने इन डॉल्स को बनाया। इन डॉल्स का नाम ओक बेबी गोरिल्ला मंकी क्ले डॉल है। दोस्तों इसके लिए ये भी क्लेम किया गया था कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे काले बच्चे के नाम से दर्ज है। बट दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने खुद इस बात से इनकार किया था कि ये दुनिया का सबसे काला बच्चा है। वैसे ये बच्चा है भी नहीं। और तीसरा, इन डॉल्स को ईबे पर भी सेल किया था। ईबे पर इन डॉल्स की कीमत 3000 से 5000 रुपए तक थी। तो दोस्तों सोशल मीडिया में किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले थोड़ी खुद की भी रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो ये बात तो झूठी है कि ये बच्चे दुनिया के सबसे डार्केस्ट बेबी नहीं है, बट ये क्यूट तो हैं। फैक्ट नंबर 4, कॉकरोच इन एक्सरे। दोस्तों मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और फिर मैंने ये देखा। इस पोस्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी बूढ़े व्यक्ति की चेस्ट में दर्द होता है और वह इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और फिर डॉक्टर उसकी चेस्ट का एक्सरे करता है। एक्सरे करने के बाद डॉक्टर कहता है कि ओ माय गॉड, आपकी चेस्ट में तो कॉकरोच है और यहाँ पर आपका इलाज नहीं किया जा सकता, इसके लिए आप अमेरिका जाना होगा और वहाँ पर जाकर सर्जरी करानी होगी। और फिर वो इंसान अमेरिका जाता है और वहाँ पर दोबारा एक्सरे करने पर पता चलता है कि एक्सरे उस व्यक्ति की चेस्ट में नहीं बल्कि उस डॉक्टर की एक्सरे मशीन में था। इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस। और दोस्तों सेम यही पोस्ट मैंने जिम्बाब्वे के ऊपर भी देखी। बट दोस्तों क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये पोस्ट किया ये एक्सरे ही झूठा है, इतिहास में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी। और दोस्तों गूगल पर रिवर्स इमेज करने से मुझे पता चला कि ये एक्सरे एक अमेरिकन सेलिब्रिटी मैरिलिन मुनरो का था जो 1954 में लिया गया था। दोस्तों 1954 में मैरिलिन मुनरो को 28 की एज में एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के लिए कैडार्स ऑफ लेबनन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, जिसके लिए उनका ये एक्सरे लिया गया था। और ये एक्सरे एक ऑक्शन में साल 2010 में $45,000 में सेल हुआ था। और इसी का मीम बनाकर यूनिवर्सिटी ऑफ जोक्स नाम के एक फेसबुक पेज ने इसे पोस्ट कर दिया और फिर ये पोस्ट वायरल होता ही गया। और तो यहाँ आप रियल एक्सरे इमेज और फोटोशॉप्ड एक्सरे इमेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो भैया अगर अब आपसे कोई कहे हमें सूत्रों से पता चला है कि इस एक्सरे में। फैक्ट नंबर 5, यू हैव नेवर ईटन ऑरेंजेस। यस दोस्तों, आपने कभी भी ऑरेंजेस खाए ही नहीं, बट जो हम खाते हैं वो क्या है दोस्तों? वो ऑरेंजेस नहीं बल्कि टेंगराइन्स हैं। दोस्तों आप जो अपनी स्क्रीन पर फ्रूट देख रहे हो वो ऑरेंज नहीं बल्कि टेंगराइन है, जिसे हिंदी में किन्नू भी कहते हैं। दोस्तों दुनिया में लगभग ऑरेंजेस के जैसी 12 और स्पीसीज हैं, जिनमें से एक है टेंगराइन। तो दोस्तों चलिए ऑरेंजेस और टेंगराइन्स के बीच का डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहला, ऑरेंजेस सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? दोस्तों ऑरेंजेस सबसे पहले साउदर्न चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार में पाए गए थे, जबकि टेंगराइन्स प्लाट फ्लोरिडा में पाए गए थे। और दोस्तों ऑरेंजेस फ्रूट्स की रियल स्पीसीज नहीं है। ऑरेंजेस दो फ्रूट्स की हाइब्रिड स्पीसीज है, मतलब ऑरेंजेस को दो फ्रूट से मिलाकर बनाया गया है। वो फ्रूट्स हैं पोमेलो और मैंडेराइन, जबकि दोस्तों टेंगराइन्स बिल्कुल प्योर स्पीसीज हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस जिससे पता चल सकता है कि कौन सा ऑरेंज है और कौन सा टेंगराइन। दोस्तों ऑरेंजेस को हम पील नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पील द ऑरेंजेस, जबकि हम टेंगराइन्स को छील सकते हैं। दोस्तों ऑरेंजेस की स्किन ऑरेंजेस से टाइटली चिपकी हुई होती है, जिसके कारण हम ऑरेंजेस को छील नहीं सकते। और दोस्तों टेंगराइन्स, इनकी जो अपर लेयर होती है यानी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है और उसे हम छील भी सकते हैं। टेंगराइन्स नेचुरली कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जबकि ऑरेंजेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ऑरेंजेस नेचुरली स्लाइस्ड नहीं होते हैं, ऑरेंजेस को बीच से ही काटा जा सकता है और उनमें टेंगराइन्स की तरह कोई भी स्लाइसेस नहीं होते हैं। दोस्तों ऑरेंजेस टेंगराइन्स से बड़े और ज्यादा गोल आकार के होते हैं। टेंगराइन्स इतने गोल नहीं होते हैं और ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। तो ऑरेंजेस का कलर येलोइश ऑरेंज होता है, मींस ऑरेंजेस में पीले कलर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और दोस्तों वहीं टेंगराइन्स का कलर रेडिश ऑरेंज होता है, मतलब टेंगराइन्स में रेड कलर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। दोस्तों ऑरेंजेस को पकाया जा सकता है, उन्हें कुक किया जा सकता है बिल्कुल सब्जियों की तरह, बट दोस्तों टेंगराइन्स के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। टेंगराइन्स को या तो कच्चा ही खाया जाता है या फिर उनका जूस निकाला जाता है। सो दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप में से कितने लोगों ने ऑरेंजेस खाए हैं और कितने लोगों ने सिर्फ टेंगराइन्स। वैसे इंक्लूडिंग मी, मैंने भी सिर्फ टेंगराइन्स खाए हैं, ऑरेंजेस नहीं खाए। फैक्ट नंबर 6, द नेक्स्ट लेवल ऑफ कार पार्किंग इन जापान। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि जापान कितना इनोवेटिव है और जापान में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं, तो फिर वो कार पार्किंग को कैसे कॉमन छोड़ सकते हैं। और इसीलिए जापान में कार को पार्क करने के लिए भी डिफरेंट वेज हैं, जिनमें से सबसे पहला है हाइड्रोलिक कार पार्किंग। जापान में इस तरह की कार पार्किंग बहुत ज्यादा फेमस है और इस तरह की कार पार्किंग को बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या फिर ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में कार्स आती है। इस कार पार्किंग में इसमें पार्किंग स्पेस को हाइड्रोलिक पंप
की मदद से ऑपरेट किया जाता है और आपकी कार को ऑटोमेटिकली पार्किंग एरिया पर शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें हाइड्रोलिक पंप्स की मदद से ऑटोमेटिक कार पार्किंग होती है और आपकी कार को एक नंबर दे दिया जाता है जिससे आप अपनी कार को वापस ले सकते हैं। और दूसरी मोस्ट कॉमन कार पार्किंग इन जापान इज कॉइन कार पार्किंग। दोस्तों जापान में इस तरह की कार पार्किंग सबसे ज्यादा कॉमन है और आपको इस तरह की कार पार्किंग में अपनी कार को पार्क करने के लिए सबसे पहले यह चेक करना होगा कि आपकी कार को पार्क करने के लिए उस पार्किंग में स्पेस है या फिर नहीं। दोस्तों ऐसी कार पार्किंग के पास एक मशीन लगी रहती है जो आपको बताती है कि आपकी कार को पार्क करने के लिए स्पेस है या फिर नहीं। अगर स्पेस है तो उसका साइन व्हाइट या फिर ग्रीन लेटर्स में आपको दिख जाएगा और अगर आपकी कार को पार्क करने के लिए स्पेस नहीं है तो उसका साइन रेड लेटर्स में आपको दिख जाएगा। और दोस्तों कार पार्किंग के पास लगी इसी मशीन की मदद से आप अपनी कार पार्किंग का बिल भी पे कर सकते हैं। बट दोस्तों क्या हो अगर कोई बिना बिल पे किए जाना चाहे? वेल वो ऐसा नहीं कर सकता। बट दोस्तों जब भी कोई कार ओनर इस तरह की कार पार्किंग्स में अपनी कार को पार्क करता है तो पार्किंग में लगी मेटल प्लेट्स लिफ्ट अप हो जाती हैं और पार्किंग में लगी ये मेटल प्लेट्स लिफ्ट अप होने के कारण उस कार को लॉक कर देती हैं और कार ओनर तब तक अपनी कार को नहीं ले जा सकता जब तक वो पार्किंग का बिल पे ना कर दे। और जब कोई कार ओनर पार्किंग का बिल पे कर देता है तब वो मेटल प्लेट्स लिफ्ट डाउन हो जाती हैं और कार अनलॉक हो जाती है। अब कार ओनर अपनी कार को आसानी से ले जा सकता है। वैसे दोस्तों ये मेटल प्लेट्स कार को पार्क करने के 3 से 4 मिनट बाद लिफ्ट अप होती हैं और बिल पे करने के बाद लिफ्ट डाउन हो जाती हैं। और अगर आप बिल पे करने के बाद 3 से 4 मिनट तक अपनी कार को पार्किंग से नहीं हटाते हैं तो वो मेटल प्लेट्स फिर से लिफ्ट अप हो जाएंगी और आपको बिल दोबारा पे। फैक्ट नंबर 7, फ्लाइंग स्पाइडर्स। व्हाट? फ्लाइंग स्पाइडर्स? यस, आपने सही सुना, फ्लाइंग स्पाइडर्स। दोस्तों अरेक्नोफोबिया इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फोबियाज ऑफ एनिमल्स इन ह्यूमंस। मतलब दोस्तों इंसानों में सबसे ज्यादा फोबियास में से पाया जाने वाला एक फोबिया है अरेक्नोफोबिया। दोस्तों ये एक ऐसा डर है जिसमें कोई भी इंसान मकड़ियों से बहुत ज्यादा डरता है। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन में किसी ऐसे इंसान को फ्लाइंग स्पाइडर्स के बारे में बताया जाए जो स्पाइडर से बहुत ज्यादा डरता है यानी जिससे अरेक्नोफोबिया है, उसके लिए तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। बट दोस्तों जब तक मैं हूँ आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन फ्लाइंग स्पाइडर्स की पूरी कुंडली निकाल कर छोड़ेंगे। दोस्तों मैंने एक इमेज देखी जो मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी। उसमें कुछ ये था जिसमें लिखा था कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी स्पाइडर की स्पीसीज खोज निकाली है जिसके पंख हैं। बट दोस्तों जैसे हमें किसी छोटी सी चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं वो असल में वैसी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं फ्लाइंग स्पाइडर्स के पीछे का राज। ये फ्लाइंग स्पाइडर्स क्या है और क्या फ्लाइंग स्पाइडर्स रियल हैं और ये कहाँ रहती हैं? दोस्तों सबसे पहले व्हाट आर फ्लाइंग स्पाइडर्स? दोस्तों अगर क्वेश्चन किया जाए कि आर फ्लाइंग स्पाइडर्स रियल तो इसका आंसर होगा यस, फ्लाइंग स्पाइडर्स वास्तव में होती हैं। बट ये ऐसी नहीं है जैसी ट्विटर और फेसबुक पर दिखाई जाती है। इन्हें वैसे तो फ्लाइंग स्पाइडर्स कहा जाता है बट इनका असली नाम है ग्रे क्रॉस स्पाइडर्स या फिर ब्रिज स्पाइडर्स। और अगर इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है लैरिनियोइड्स स्क्लोप्टेरियस। दोस्तों इन स्पाइडर्स को साल 1757 में खोजा गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What do flying spiders look like? फ्लाइंग स्पाइडर्स कैसी दिखती है? दोस्तों ये फ्लाइंग स्पाइडर्स ज्यादातर ब्राउन और ग्रे कलर की होती हैं जिन पर छोटे छोटे चमकीले धब्बे होते हैं। इनका पेट लंबा और गोल आकार का होता है और इनका मुंह इनके पेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है। दोस्तों फ्लाइंग स्पाइडर्स 9 mm से लेकर 14 mm तक बड़ी होती हैं और इन स्पाइडर्स का वेट 38 से लेकर 60 मिलीग्राम तक होता है यानी ये वजन में बहुत ज्यादा हल्की होती है, 1 ग्राम से भी बहुत ज्यादा हल्की। दोस्तों अब बात करते हैं वेयर डू फ्लाइंग स्पाइडर्स लिव यानी फ्लाइंग स्पाइडर्स कहाँ रहती हैं? दोस्तों फ्लाइंग स्पाइडर्स दुनिया की कई जगहों में पाई जाती हैं जैसे अमेरिका, यूरोप और एशिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी। ऐसी फ्लाइंग स्पाइडर्स लेक्स और मैन मेड बिल्डिंग्स के पास ज्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों ये स्पाइडर्स मैन मेड ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं और दोस्तों ये स्पाइडर्स सबसे ज्यादा बिल्डिंग और ब्रिजेस पर पाई जाती हैं। इसी के कारण इन स्पाइडर्स को ब्रिज स्पाइडर्स भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। यानी जैसे इंसानों के म्यूटेंट्स होते हैं ऐसे ये स्पाइडर्स के म्यूटेंट्स हैं। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही दोस्तों इन स्पाइडर्स के विंग्स नहीं होते हैं जैसा कि ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है। दोस्तों दुनिया में मकड़ियों की कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जिसके पंख हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये होता है कि ये स्पाइडर्स उड़ती कैसे हैं? दोस्तों जिस प्रोसेस से ये स्पाइडर्स हवा में उड़ती हैं उसे बलूनिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में ये स्पाइडर्स किसी ऊंची जगह पर जाती हैं और फिर ये अपना सिल्क यानी वेब निकालती हैं जो कि उस जगह के
सरफेस से अटैच्ड होता है और फिर ये हवा के एक सही झोंके का इंतजार करती हैं और फिर जैसे ही परफेक्ट कंडीशंस बन जाती हैं ये अपना वेब निकालती हैं और हवा में उड़ जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ यही स्पाइडर्स ऐसा कैसे कर पाती हैं? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि इन स्पाइडर्स का वेब कुछ इस तरह का बना होता है कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से अट्रैक्ट होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने बालों को किसी बलून से रब करते हैं और फिर आपके बाल उस बलून की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अगर आपने 12th में फिजिक्स ली है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये स्पाइडर्स हवा में उड़ती हैं। बट दोस्तों ये स्पाइडर्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करती हैं? दोस्तों क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में हर जगह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर इन्हें उड़ते वक्त एटमॉस्फेयर में इधर से उधर भटकना चाहिए, बट ये ऊपर ही क्यों जाती हैं? तो इसका आंसर है ये हाई वोल्टेज से अट्रैक्ट होती हैं। दोस्तों एटमॉस्फेयर की अपर लेवल में जो क्लाउड्स होते हैं उनमें हमेशा ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती रहती है क्योंकि क्लाउड्स आपस में बार बार टकराते रहते हैं बट उनका हमें पता नहीं चलता और उसी का यूज करके ये फ्लाइंग स्पाइडर्स उड़ती हैं। और दोस्तों दूसरा कारण है कि ये फ्लाइंग स्पाइडर्स अपने वेब को एक स्काई डाइविंग पैराशूट की तरह ओपन करती हैं। मतलब ये अपने वेब को एक रस्सी की तरह नहीं छोड़ती बल्कि इनका वेब कई पार्ट्स में बटा होता है जिसके कारण वो एक पैराशूट की तरह ओपन होता है। और दोस्तों जब एटमॉस्फेयर में सही कंडीशंस बन जाती हैं तब ये सतह से जुड़े वेब को कट कर देती हैं और अपना पैराशूट वाला वेब ओपन कर लेती हैं और फिर ये उड़ जाती हैं। से दोस्तों सिर्फ यही एक प्रजाति नहीं है जो हवा में उड़ सकती है, कई क्रैब स्पाइडर्स भी ऐसा कर सकती हैं। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या ये फ्लाइंग स्पाइडर्स हमेशा ही ऐसे ही उड़ती रहती हैं? इसका आंसर है नहीं है, ये सिर्फ मई से लेकर अगस्त तक ही उड़ती हैं। दोस्तों ये स्पाइडर्स सिर्फ माइग्रेशन के दौरान ऐसा करती हैं, यानी स्थान परिवर्तन के लिए। क्या ये फ्लाइंग स्पाइडर्स हानिकारक हैं? क्या ये जहरीली हैं? क्या ये पॉइजनस हैं? इसका आंसर बड़ी सिंपल सा नहीं। दोस्तों वैसे तो ये स्पाइडर्स ह्यूमन से दूर रहना ही पसंद करती हैं और अगर ये आपको काट भी ले तो वो सिर्फ ऐसा होगा जैसे आपको किसी मच्छर ने काट लिया हो और इनका जहर भी बहुत कम पावरफुल है, लगभग हार्मलेस। ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दोस्तों जब ये स्पाइडर्स हवा में उड़ती हैं तो इनका अपने उड़ने पर, अपनी फ्लाइंग पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जिस तरफ हवा चलेगी ये उसी तरफ निकल जाएंगी। दोस्तों ये स्पाइडर्स लगभग 1.5 साल तक जीती हैं, मतलब 1.5 ईयर। और दोस्तों ये स्पाइडर्स अपनी जेंडर को भी चेंज कर सकती हैं, मतलब ये स्पाइडर्स मेल से फीमेल भी बन सकती हैं। ये एबिलिटी बहुत कम जीवों में होती है और इनमें भी ये एबिलिटी है। इस प्रोसेस को प्रोटेंड्री कहते हैं। तो दोस्तों अगर कंक्लूजन पर आए तो ये स्पाइडर्स ज्यादा कुछ नहीं है और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये स्पाइडर्स कोई रेयर स्पीसीज नहीं।